कल विधानसभा में एक बिजली के बिल को लेकर के एक पॉइंट उठा था, जिसमें कि ये सामने हाईलाइट आया, जो कि आम आदमी पार्टी बहुत टाइम से कोशिश कर रही है बताने का, कि सरकार ने माना, हरक सिंह रावत जो कि आज बिजली डिपार्टमेंट उसके जो मंत्री भी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि कोई 65,000 बल्कि 64,900 कुछ बिल हैं, जो कि एक जो आदमी को जितना घर में बिजली खर्च करी है उससे ऊपर ज़्यादा एस्केलेट करके भेजे गए हैं। तो ये अगर सिस्टम इस तरीके से बनाए जाएंगे कि बिजली के बिल की रीडिंग लेने के लिए कोई कंपनी को आउटसोर्स करा जा रहा है, वो कंपनी जा कर के बिल मीटर्स की रीडिंग ले रही है, और उसके बाद में पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि कई जगहों पे तो ऐसा है कि 20,000 रुपये नहीं बढ़ा है बिल, 40,000 नहीं बढ़ा है, 4 लाख नहीं बढ़ा है। एक जगह ऋषिकेश में 20 करोड़ का बिल आ रखा है। मतलब मेरे को लगता है कि ये तो बड़े खुलेआम वाली चीज़ है कि 20 करोड़ का बिल तो मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड की 20% जनसंख्या का आता है। अगर इस तरीके के बिल बिजली विभाग से आ रहे हैं तो फिर वो कौन सी मॉनिटरिंग है, वो कौन से तरीके हैं जो कि आउटसोर्स करके बिल लिए जाते हैं, बिल की डिटेल्स ली जाती है और उसके बाद ना बिल अपनी मर्जी से भर के भेज दिए जाते हैं। आज बिजली उत्तराखंड का एक मुख्य मुद्दा बन रखा है। हम लोग कई जगह जब चर्चा कर रहे हैं तो बुजुर्ग लोग हमको बोल रहे हैं कि एक होती थी वृद्ध पेंशन, यहाँ पे जो हर किसी को मिलनी चाहिए, कहते हैं क्योंकि हमारे घर से कोई ना कोई आदमी उस सीमा को पार करता है जो कि उसको पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है या उसके बच्चे को नौकरी मिलती है। कहते हैं हमको ना ये पेंशन नहीं मिलती, अगर हमें बिजली के बिल भी माफ़ कर दिए जाएँ तो हम फिर भी अपने गाँव में रह सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, आज बिजली ऐसा मुद्दा है जो कि साइलेंट ज़रूर है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना इस तरीके से देखी जा सकती है कि आम आदमी पार्टी जब बिजली का रजिस्ट्रेशन करा रही है कि पार्टी पावर में आएगी तो कैसे 300 यूनिट बिजली देगी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो नंबर हैं, लोगों ने जो अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है। अगर बिजली के मुद्दे को लिया जाए और इस मुद्दे पे खाली हम पॉलिटिक्स ही करते रहेंगे और वैसे वाली पॉलिटिक्स जिसमें बात करी जा रही है, तो शायद मेरे को लगता है कि सरकार ने अपने गवर्नेंस के जो तरीके हैं वो ना टोटली छोड़ दिए हैं। अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है कि जब आम आदमी पार्टी ने शुरू करा अपना बिजली कैंपेन और लोगों को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी दिखनी शुरू हुई, तो विपक्ष पार्टी ने तो हमारे खिलाफ बोलना शुरू करा। जो सरकार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने खुलेआम वो कार्रवाई शुरू कर दी है जिसे मैं बोलूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना। हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ठीक है, हमारे कार्यकर्ता अपनी अपनी जगहों पे अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ समाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑटो रिक्शा हायर कर रहे हैं रक्षाबंधन के दिन हरिद्वार में, और ऑटो रिक्शा इसलिए कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधी जा सके, और उसके लिए ये एक गाड़ी की सुविधा दी जा रही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को सरकार बंद कर दे रही है। पुलिस का मैं समझता हूँ कि जब उसके ऊपर दबाव आएगा तो उसे करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से सरकार हमको रोकना चाहती है, अगर इस तरीके से सरकार उन मुद्दों को रोकना चाहती है जिसको कि आज जनता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम इतना ज़्यादा टूटता जा रहा है कि हर किसी पे ना भरोसा ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले फिर क्या हुआ, हमारे पोस्टर जब लगाए गए तो 8 वो लोग जो कि काम करते हैं, जिनका परिवार उनकी रोज़ की जो तनख्वाह मिलती है, जो पैसे मिलते हैं उस पर निर्भर करता है, उन लोगों को बंद कर दिया गया। पहली बार हुआ है कि पोस्टर लगाने के चक्कर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार ने खुलेआम उन लड़कों को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। उनकी जमानत नहीं हो पा रही है अभी तक। और जमानत क्यों नहीं हो पा रही है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़के ना छूटें। ये 8 जो लोग हैं, ये नौकरी करते थे, ये पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, इनके घर की रोजी रोटी चले। तो क्या हो रहा है, हम लोग एक जगह से जमानत की कार्रवाई करा रहे हैं तो ना अगले दिन पार्टी दबाव डाल करके किसी और थाने में उनके ऊपर केस कर दे रही है। मतलब ये जो चीज़ है ये तो ना बिल्कुल ही नॉन एक्सेप्टेबल है। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ बल्कि पार्टीज़ को, आपको वाकई में ना अगर लगता है कि आप इन लड़कों को पकड़ करके और ये मुद्दे को बंद कर सकते हो, तो उन लड़कों को क्यों पकड़ रहे हो? जिसका पोस्टर लगा है उसे पकड़ो। कर्नल अजय कोठियाल का फोटो है उसमें, पकड़ना है कर्नल अजय कोठियाल को पकड़ो। हम कोई जमानत भी नहीं लेंगे, सीधा जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो बिजली का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के, ये जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें अगर 1 बार 2 बार 3 बार भी जेल जाना पड़े ना, तो आपको लगेगा शायद कि आप हमें तोड़ दोगे। तोड़ नहीं पाओगे, हमारी ताकत को बढ़ाओगे। और हम इसको चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि आप इन लड़कों को छोड़ो और हमको बंद करो। आप लोगों को
कहीं ना कहीं सुकून की जगह नेगेटिव फीलिंग मिलेगी। ये आज हमारा पॉइंट था। बिजली के ऊपर जो करप्शन चल रहा है, बिजली की वजह से जो समाज में तोड़फोड़ हो रही है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। हाँ, मेरे को आइडिया नहीं है सरकार किस तरीके से ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 4.5 साल में तो कोई ऐसे पॉइंट आए नहीं कि सरकार जिसे बोलते हैं इफेक्टिव गुड गवर्नेंस, उसमें अपने जो कोई जो ऑर्डर्स पास करती है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है कैबिनेट से अप्रूवल के बाद में, जब अपने बजट को देखती है, 4.5 साल में गवर्नमेंट नहीं कर पाई। आखिरी के 6 महीने में वो भी तब कर रही है जबकि सरकार के ऊपर ना एक क्वेश्चन लगना शुरू हो गया है कि एक मुख्यमंत्री चेंज होए, सर्वे में वो डाउन आए, दूसरे मुख्यमंत्री चेंज होए, सर्वे में और डाउन आए, तीसरे मुख्यमंत्री आए, यंग हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ दिख नहीं रही है ग्राउंड पे। तो ऐसे अगर मुद्दे हाईलाइट होंगे, मेरी नज़र में अगर मैं एक आम नागरिक की तरह बोलूँ तो शायद सबको दिख रहा है कि ये ना इलेक्शन से पहले वो शब्द जो बोलते हैं जुमलेबाजी है, जिसमें जनता को गुमराह करा जा रहा है, और इसके बाद में अचानक बोल देंगे अब तो आचार संहिता लग गई है, अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी थी, और फिर वो 5 साल के लिए पुराने मुद्दों को लेके आएगी अपने मैनिफेस्टो में, जो पिछली बार और उससे पिछली बार जब सरकार यहाँ पे इलेक्शन लड़ी है तो हर बार लेके आती है। देखो भू कानून ना अगर मैं बोलूँ भू कानून के बारे में तो इसमें ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भू कानून तो यहाँ पे लागू हो रखा था। जो मेरे को समझ में आई है, जो लोग वाकई में शुभचिंतक हैं उत्तराखंड की तरक्की की तरफ, जो कि आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी जान लगाई उत्तराखंड को यूपी से अलग करने में, उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं। उन्होंने मेरे को बड़ी सिंपल सी भाषा में एक चीज़ समझाई है कि भू कानून लागू होना चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए। ये तो मुद्दा ही नहीं है। भू कानून तो यहाँ पर लागू था, एक संशोधन की वजह से भू कानून कैंसिल हो गया है, भू कानून में रुकावट आ गई है। ये 2018 का अपने त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार के टाइम का लाया हुआ संशोधन है। उस संशोधन को हटा दो। संशोधन को हटाने के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ना आपको कोई कैबिनेट कमेटी की ज़रूरत है, ना आपको कहीं पार्लियामेंट में जाकर के इसको अप्रूवल कराने की ज़रूरत है विधानसभा में। आपने खाली उस संशोधन को हटाना है और भू कानून ना वैसे का वैसे लागू हो जाएगा। हाँ, बात होती है भू कानून को मजबूत करने की। अगर वो पुराने वाले शेप में आ जाए तो भू कानून को मजबूत करने के लिए हमें ये चीज़ें सोचनी है। ऐसा ना हो कि भू कानून लागू हो रखा है लेकिन कोई और कानून बनाया जाए जो बनाने की वजह से भू कानून को बाईपास करके आज भी हम ज़मीन बेच सकें। उदाहरण के तौर पे अभी 2-3 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ था, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा अच्छा यहाँ पे लेआउट बनाया, बड़े अच्छे अपने मुद्दे दिए, बड़े अच्छी अपने रिसोर्सेज बताई कि ये हिमालय राज्य है, यहाँ पर यही चीज़ें हैं, और उन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट को आमंत्रित करा, आप लोग आइए और आपको हम समझाते हैं कि हमारे यहाँ क्या रिसोर्सेज हैं, आप आकर के यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाइए, अपने कॉरपोरेट के यहाँ पे बिजनेस सेंटर इस्टेब्लिश करिए। मकसद उत्तराखंड को और ज़्यादा रोजगार मिलेगा। एक उसमें पॉइंट साथ में यह आया कि उत्तराखंड सरकार कॉरपोरेट को उत्साहित करने के लिए अपनी तरफ से क्या सपोर्ट करेगी। उत्तराखंड सरकार ने बोला हम ना ज़मीन आपको सब्सिडी में, ज़मीन आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखिए, यही भू कानून, मान लो भू कानून इफेक्टिवली लागू हो जाता है और दोबारा कॉरपोरेट को बुला करके ऐसी कहानी बताई जाती है। कॉरपोरेट आकर के ज़मीन खरीद लेते हैं, फैक्ट्री तो लगाते नहीं है, जैसे 3 साल से अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, लेकिन ज़मीन उन्होंने ले ली है। तो भू कानून बाईपास नहीं होना चाहिए, हमें तो उन चीज़ों पे सोचना है। भू कानून आज की तारीख में एक संशोधन को हटाना है और लागू हो जाएगा दोबारा से। भू कानून तो आज एक वो मुद्दा है कि मैं भी चाहता हूँ कि मतलब मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पहले मैं यूपी का रहने वाला था। जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था तब मैं अपने को यूपी वाला बोलता था, आज मैं अपने को उत्तराखंडी बोलता हूँ। मेरे को गर्व होता है उसमें। अगर मेरे पास वो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे मैं कर पाऊँगा। मैं जो फौज छोड़ करके आ रखा हूँ, आम आदमी पार्टी जो मेरे को समझा रही है तरीके गवर्नेंस के और मेरे को अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं, अगर अपनी ज़मीन ही हम नहीं ले पाएंगे तो फिर करेंगे क्या। आम आदमी पार्टी के तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में से है भू कानून को, संशोधन को हटाना और उसके बाद में भू कानून को और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना। क्या चीज़ दोबारा पूछना। मेरे को लगता नहीं है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मेरे से ना कुछ लोग पूछ रहे हैं
कि जो बिजली के आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस रजिस्ट्रेशन का क्या असर आ रहा है। कुछ लोग उन लोगों से जाकर के पूछ रहे हैं दूसरी पार्टी के जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो। तो पता है कुछ होता है कि एक होता है पॉलिटिकल स्टंट, कुछ होता है प्राकृतिक सच्चाइयाँ। जैसे हम सर्वे करते हैं तो सर्वे होता है स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, लेकिन एक होता है ह्यूमन सर्वे, इंसानी सर्वे। मैं इंसानी सर्वे जो कि देख करके लगता है और लोगों से जो इनपुट आ रही है उसको देख के जो समझ में आता है। आज बिजली का इशू तो उनके हाथ से निकल गया है, वो अब कोई ना कोई ऐसा इशू लेकर के आएंगे कि आम आदमी पार्टी को बिजली पे चैलेंज नहीं, आम आदमी पार्टी की जगह वो कोई और मुद्दे को लेके आए, क्योंकि बिजली में तो वो पीछे हट गए, नहीं आ पा रहे आगे। दिल्ली के पीछे पड़े हो क्या? दिल्ली की किलोपुरी संगम की दुनिया खत्म हो गई, जो उत्तराखंड की दुनिया खत्म करने आ रहा हो। दोबारा बोलना, आप थोड़ा इसको हटा के बोलेंगे तो क्लियर रहेगा। सिर्फ दिल्ली के मुद्दे पे लगे हो आप, क्या दिल्ली की तिलोपुरी संगम गोविंदपुरी की दुनिया खत्म कर दी आम आदमी पार्टी ने, जो उत्तराखंड के आए हो? देखो, बिजली का मुद्दा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम इसे किसी ऐसे बच्चे की तरह नहीं समझाना चाहते कि बिजली का मुद्दा हो गया हम दे देंगे फ्री। हम घर घर में जाकर के जब समझा रहे हैं कि किस प्रकार से बिजली के मुद्दे को 300 यूनिट बिजलियाँ जो देनी है उस पर आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी। अगर एक करोड़ प्लस की जनसंख्या उत्तराखंड की, यहाँ पे 25 से 30 लाख परिवार रहते हैं, उसको तो हम एक दिन में तो नहीं समझाएंगे ना, एक महीने कम से कम हमें समझाने में लगेगा, उसके बाद हम अगले मुद्दे में आएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ हम शॉर्टकट के तौर पे नहीं बोलेंगे कि भैया ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को हम करेंगे जब सरकार आएगी। हम हर पॉइंट के बारे में समझाएंगे कि जब सरकार आएगी तो ये आपके सामने होगा। जैसे हम अब इसके बाद ना जब स्कूल का मुद्दा करेंगे या हेल्थ का मुद्दा करेंगे तो हम खाली ये नहीं बोलेंगे कि हम हेल्थ फ्री कर देंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि स्कूल की ये सुविधाएं होंगी। हम तुलनात्मक दिखाएंगे, समझाएंगे कि वाकई में पहले दिल्ली में स्कूल कैसे होते थे, उत्तराखंड में स्कूल कैसे होते थे, दिल्ली में आज स्कूल कैसे हो गए हैं, उत्तराखंड में कैसे हो गए हैं, दिल्ली में स्कूल के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, उत्तराखंड में क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के तरीके। तो एजुकेशन इतना छोटा मुद्दा थोड़ी है खाली हमने बोल दिया, हमें समझाना है, तब जाकर के तो जनता समझेगी कि वाकई में ये पार्टी आ रही है तीसरे विकल्प के तौर पे। इस पार्टी में वाकई में दम है, इस पार्टी में वाकई में सोच है। अजय कोठियाल जिसने फौज छोड़ करके ज्वाइन करी है उसने वाकई में समझदारी से ये पार्टी ज्वाइन करेगी, ये जनता को समझाना भी है हमने। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मेरे को ये पता था 4 धाम की एक जो यात्रा है, इस यात्रा से 90 से ज़्यादा प्रकार के व्यवसाय जुड़े होते हैं। खाली ये नहीं है कि होटल, खाली ये नहीं है तीर्थ पुरोहित, ये नहीं है कि टैक्सी, उसमें यहाँ तक लोगों ने एनालिसिस कर रखा है कि टैक्सी जब चलती है तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलता है। पेट्रोल डालने में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो बिल काटता है, एक होता है जो भरता है, एक होता है जो सफाई करके रखता है। वहाँ पे जो है गाड़ियाँ जब चलती हैं तो टायर पंचर होते हैं। तो जैसे अगर आप चलो रुद्रप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ तक के लिए, तो बीच में जगह पड़ती है अगस्त मुनि से पहले तिलवाड़ा। वो फेमस किस चीज़ के लिए है? वहाँ पे ना सारे टायर रिपेयरिंग सेंटर है, क्योंकि इतनी लंबे पहाड़ों में गाड़ियाँ चल रही हैं, टायर रिपेयर हो रहा है। अब टायर रिपेयर कैसे हो रहा है? एक तो पंचर लगाने वाला है, एक को पंचर लगाने के बाद टायर को सप्लाई करने वाला है। छोटे बच्चों को व्यवसाय मिलता था, मतलब जो कि ये नहीं कि उनको इस्तेमाल करना चाहिए, पर घर वाले क्या करते थे, एक पेड़ में 4 छोटे छोटे चूलू लगे। अब वो 4 छोटे चूलू ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मॉडल तो है नहीं, तो वो बर्बाद होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी गाय को खिला देते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ाते हैं, वो 4 चूलू लेके खड़ा रहता है और हमें भी अच्छा लगता है, अरे बेटा, उस बेटे से जब आप पैसे दो ना, कितने का है? वो बोलेगा 30 रुपये का। आप उसे 20 रुपये दो या 50 रुपये दो, उसे नोट से मतलब नहीं है। तो मतलब कितने सारे व्यवसाय जुड़े हैं इसके साथ में। ये तो 4 धाम यात्रा जो है, इसे रोक करके तो हमने 2 साल में उत्तराखंड को इतना बर्बाद कर दिया, जो मेरे ख्याल से जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस लेवल तक आने वाली नौबत आ रखी है। देखो, ये तो 2 महीने का तो ना एक वो है कि ऑफिस फंक्शनिंग का तरीका है कि 1 महीने में 2 महीने में 2, पहली 100 यूनिट कितने रुपए की लगेगी, पहाड़ों में कितने की होगी, ये सब है सिस्टम उस चीज़ के लिए कि कैसे आप फंक्शनिंग कर सको। लेकिन बिल तो जो है 300 यूनिट फ्री पर मंथ। अब वो बिल यहाँ पे चाहे 1 महीने का है चाहे 2 महीने का है, हर महीने की 300 यूनिट फ्री होगी। लेकिन इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके के सवाल हमारे से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉल करके पूछ रहे हैं गांव में, जैसे कि आपके घर में 300 यूनिट कितने यूनिट लगती है? वो कहते हैं 180 यूनिट। तो हम पूछते हैं बाकी क्या करोगे, क्या आप उसको छोड़ दोगे, मतलब 180 इस्तेमाल करोगे? इस तरीके से बोल रहे हैं गांव वाले। कहते हैं हमारे गांव में
रात के टाइम पे पता नहीं चलता है कब सांप बिच्छू अंदर घुस जाए, पता नहीं चलता है वो बाघ आकर के हमारे जानवर को या हमारे बच्चे को उठा के ले जाए। तो वो जो 120 यूनिट है वो घर में खाली बिजली जलाने के लिए नहीं है, वो है घर को सिक्योरिटी देने के लिए। मेरा मतलब लोगों की जागरूकता, लोगों की समझ इस तरीके की है, खाली ये है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हम समझा रहे हैं 1 महीने में पूरा कैसे करेंगे, तो लोगों का दिमाग और जागरूक होकर के इस तरीके से बात कर रहे हैं।